हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज तुम्हें आने में इतना समय कैसे लग गया? घर में काम ज्यादा था क्या, या फिर आज तुम्हारी सास ने तुम्हें आने ही नहीं दिया? मेरे एक दिन देर से आने पर इतना बेचैन हो गए। अगर मैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊं तो आप क्या करेंगे फिर? ऐसा बोलकर जान लेने वाली बातें कर रही हो तुम। तुम्हें पता है ना कि मेरा तुम्हारे बिना एक दिन भी गुजारा नहीं है, तो इतना उदासी भरी बातें क्यों करती हो तुम? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आपको डॉक्टर किसने बना दिया। आपको तो शायर होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें मेरी बातें इतनी अच्छी लगती हैं क्या? वो क्या है ना, मेरा इरादा शायर बनने का था, लेकिन माँ बाप की जिद थी, जिस वजह से मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन तुमसे मिलकर मेरा शायर बनने का सपना पूरा हो गया। डॉक्टर और नर्स आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी एक दूसरी नर्स अचानक से तेजी से कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और दोनों को डॉक्टर को नर्स के कमर में हाथ डाले देखकर उसकी आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो तुरंत पीछे घूम जाती है। तभी वो डॉक्टर कहता है, मेरी तरफ घूमो अभी के अभी, और अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? सॉरी सर, मेरा नाम रीना है। मैंने आज ही ज्वाइन किया है इस हॉस्पिटल को। मेरा आज पहला दिन है। मुझे आपके पास आने के लिए सीनियर डॉक्टर ने बोला था, इसलिए मैं आ गई। मुझे नहीं पता था कि आप कैबिन में किसी के साथ, मेरा मतलब है आप बिजी है, वरना मैं नहीं आती। माना तुमने आज ही ज्वाइन किया है, लेकिन तुम्हें इतनी तमीज तो होनी चाहिए ना कि अपने से किसी सीनियर डॉक्टर के कैबिन में बिना नॉक किए नहीं जाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी सर, बस जरूरी बात बतानी थी आपको, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे से ध्यान रखूंगी। ओके फाइन, बताओ क्या बात कहनी थी तुम्हें? सर, आपको आपके सीनियर डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुलाया, जल्दी, शायद मीटिंग है। ये तुम अब बता रही हो मुझे, इतना टाइम होने के बाद? हटो यहाँ से। डॉक्टर इतना कहकर नर्स को साइड में करके कैबिन के बाहर जाता है, जिसके बाद वो नर्स जिसकी कमर में डॉक्टर हाथ डाले बैठा था वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी रीना नर्स वहीं खड़ी अपने मन में कहती है, मुझे इस डॉक्टर और नर्स का कोई तो झोल लग रहा है, वरना कौन सा सीनियर डॉक्टर अपनी नर्स के कमर में हाथ डालकर बैठता है अपने कैबिन में। लेकिन मुझे क्या करना, मुझे तो बस अपनी नौकरी से प्यार है। यहाँ किसके साथ क्या चल रहा है उससे मुझे क्या। कुछ देर बाद रीना भी कैबिन से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर के कैबिन में पहुंचता है, जहां बहुत सारे डॉक्टर बैठे होते हैं। तभी वो कहता है, यस मैम, आपने बुलाया? एनी प्रॉब्लम? आज सभी डॉक्टर हैं यहाँ पर? हाँ डॉक्टर, मैंने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि कल हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा केस आने वाला है। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, जो कि आप करेंगे। आपके सीनियर डॉक्टर आपको असिस्ट करेंगे। आफ्टर ऑल आप इस हॉस्पिटल के होनहार डॉक्टर जो हैं। यस मैम, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर इतना कहकर कैबिन से बाहर चला जाता है और हॉस्पिटल में राउंड अप के लिए निकल जाता है। पूरे हॉस्पिटल में राउंड लगाते हुए वो जनरल पेशेंट वार्ड में पहुंचता है और मरीजों की जांच करता है। कुछ देर बाद वो वहां से निकलकर ऊपर के वार्ड में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा होता है। तभी एक नर्स उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर लिफ्ट के अंदर ले आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही नर्स होती है जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। तभी डॉक्टर घबराते हुए कहता है, तुम तो लगता है मेरी जान ही ले लोगी। कभी कोई देख लेता तो तुम्हारी और मेरी दोनों की ही नौकरी खतरे में पड़ जाती। मैं क्या करूं, मुझे आपको देखकर कंट्रोल ही नहीं होता। मेरा दिल बस इतना ही कहता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं, लेकिन एक आप हैं जो मुझसे हमेशा दूर भागते रहते हैं। मैं भला तुमसे दूर कब भागने लगा? मैं भी तो हमेशा तुम्हें ही अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे अपनी ड्यूटी भी तो करनी होती है ना। अब जल्दी से ये लिफ्ट खोलो, मुझे बाहर जाने दो। कल एक ऑपरेशन करना है, उसकी फाइल पढ़नी है, बहुत काम है मुझे। बाद में मिलते हैं, चलो। डॉक्टर इतना कहकर लिफ्ट ओपन करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो नर्स उसे रोककर गले लगा लेती है। तभी दूसरी नर्स वहाँ आ जाती है और दोनों को गले लगते हुए देख लेती है। तभी डॉक्टर की नजर भी दूसरी नर्स रीना पर जाती है और वो गले लगी हुई उस नर्स को खुद से दूर करते हुए रीना से कहता है, वैसे तो तुम हमेशा गलत टाइम पर ही एंट्री मारती हो, लेकिन आज तुमने सही समय पर एंट्री मारी है। इस नर्स को अपने साथ ले जाओ, इसे चक्कर आ गया था लिफ्ट में। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ था, वरना पता नहीं क्या होता।
कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है ये डॉक्टर। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस नर्स और डॉक्टर का कोई तो झोल है, तभी तो ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद दोनों को गले लगते हुए देखा। जी सर, अभी ले जाती हूँ। रीना इतना कहकर उस नर्स को अपने साथ लेकर नर्स स्टाफ रूम में जाती है, जहाँ बहुत सी नर्सें बैठी लंच कर रही थी। तभी रीना उस नर्स को अपना लंच देते हुए कहती है, हो सकता है आपने सुबह से कुछ खाया ना हो, इसलिए आपको चक्कर आ रहे होंगे। आप मेरा लंच कर लो, उसके बाद कोई दवा लेकर थोड़ी देर नर्स स्टाफ रूम में आराम कर लो, बेटर फील करोगे। आपको कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। मेरे लिए इतना सोचने के लिए कोई खास काम नहीं था, बस ये फाइल उन डॉक्टर को देनी थी जिन्हें अभी तुमने मेरे साथ देखा था। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कर देती हूँ, तब तक आप आराम कर लो। अगर मैंने इसे मना किया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा। ठीक है, जाओ तुम ही दे आओ। कुछ देर बाद रीना वो फाइल लेकर डॉक्टर के कैबिन में चली जाती है और उसे देखकर चुपचाप कैबिन से बाहर आ जाती है और पेशेंट वार्ड में जाकर मरीज की देखभाल करने लगती है। अगले दिन वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए उसके बाहर खड़ा अपने सीनियर डॉक्टर का वेट कर रहा था। तभी वो नर्स वहाँ आती है और कहती है, डॉक्टर, अभी अभी सीनियर डॉक्टर ने बताया कि वो लोग दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने में बिजी हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। आपको ये ऑपरेशन अकेले ही करना होगा और आपकी हेल्प के लिए मुझे भेजा है। मैं आपके साथ रहूंगी। सीनियर मैडम को तुम्हारे सिवा कोई और नर्स नहीं मिली थी क्या मेरे साथ रखने के लिए? तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मैं ऑपरेशन कैसे करूँगा? मेरा ध्यान तो तुम पर ही होगा ना। डॉक्टर, अब आप ये शायरी करना बंद करिए और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलिए, लेट हो रहा है। उस नर्स और डॉक्टर की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी रीना नर्स सुन रही होती है, जिससे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस नर्स और डॉक्टर का कोई झोल तो है। इनको अपने प्रोफेशन का मजाक बनाते हुए शर्म नहीं आ रही। मरीज को अंदर छोड़कर दोनों रोमांस करने में लगे हुए हैं। मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर इन्होंने इस ऑपरेशन में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। रीना इतना कहकर उनके अंदर जाने के बाद खुद ऑपरेशन थिएटर के बाहर से शीशे से उन पर नजर रखने लगती है, जहां वो देखती है कि डॉक्टर स्ट्रेचर पर लेटी पेशेंट को बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद ऑपरेशन करने की जगह बगल में रखी चेयर पर बैठकर एक दूसरे के हाथों को पकड़े आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे सीनियर डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताकर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाती है, जहां सीनियर डॉक्टर नर्स और डॉक्टर को एक दूसरे के करीब देख लेती है। डॉक्टर, आपने अपने प्रोफेशन का ऐसा मजाक उड़ा रखा है। मुझे रीना की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी तो मैं इसे झूठा कैसे मान सकती हूँ। आप दोनों अभी के अभी रिजाइन भरिए और निकल जाइए मेरे हॉस्पिटल से। आप जैसे नर्स और डॉक्टर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और रीना, आप किसी सीनियर डॉक्टर को इस पेशेंट को अटेंड करने के लिए बोलिए। मैम, मेरी बात सुनिए, हमें माफ करिए, हमसे गलती हो गई। डॉक्टर, हमारे प्रोफेशन में गलती की जगह नहीं है, क्योंकि हमारी एक गलती किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए सवाल जवाब मत करो और निकल जाओ यहाँ से। नर्स और डॉक्टर का झोल सामने आने पर सीनियर डॉक्टर दोनों को हॉस्पिटल से निकाल देती हैं। इस तरह नर्स और डॉक्टर को अपनी गलती का भुगतान अपनी नौकरी गवाकर करना पड़ता है। भावना को उसकी बहू काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो गूंगी थी, जिसके चलते वो उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी। लेकिन अपनी बहू काजल के प्रति अपनी नापसंद को वो अपने बेटे के सामने जाहिर नहीं करती थी, क्योंकि उसके बेटे राजेश को अपनी पत्नी के गूंगेपन से कोई परेशानी नहीं थी। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन भावना चुपचाप घर के हॉल में बैठी होती है। तभी वहाँ उसकी बहू काजल आकर कहती है, देख बहू, ये तू ऊआ करके अपने पति से ही बात किया कर। मुझे तेरे गूंगेपन की भाषा समझ नहीं आती। जब तक तू ये ऊआ करेगी तब तक तो वो बात खत्म हो जाएगी। बहू, तू मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुझे तो बस मैं अपने बेटे के कारण झेल रही हूँ, क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती और ना ही उससे दूर रहना चाहती हूँ।
इसलिए तू अपना ये ऊ आ अपने पति को ही जाकर सुना। सबसे बड़ी कमी को ही छोड़ने की बात कर रही है। अरे जब बोल ही नहीं पाएगी तो और काम क्या करेगी? देख, मुझे ये ऊ आ करके बहस मत कर, बाकी तुझे जो करना है वो कर। अपनी सास के कहने पर काजल दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। अपनी लाख कोशिश के बाद भी काजल अपने गूंगीपन के चलते भावना का मन नहीं जीत पाती। ऐसे ही कुछ समय और निकल जाता है। तभी एक दिन राजेश ऑफिस से घर आकर सोफे पर बैठा होता है। तभी काजल पानी का ग्लास लेकर उसके पास आकर कहती है, हाँ बोलो, क्या बात है? आइडिया बुरा नहीं है, माँ को खुशी भी बहुत होगी। सच में तुम माँ का कितना ख्याल रखती हो, और तभी माँ तुम्हें इतना पसंद करती हैं। चाहती तो मैं भी यही हूँ, इसीलिए हर वो कोशिश करना चाहती हूँ जिससे माँ जी मुझे पसंद करे। तुम कहाँ खो गई? चलो मुझे अब कुछ खाने के लिए दे दो, सुबह बहुत काम है। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर रात का डिनर करके सोने के लिए कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह काजल जल्दी उठकर ब्राह्मणों के भोज के लिए सारा खाना बनाकर राजेश के साथ मंदिर चली जाती है। कुछ समय बाद काजल और राजेश मंदिर से आकर ब्राह्मणों को भोज करवा ही रहे थे कि तभी वहाँ भावना अपने कमरे से नीचे आकर कहती है, बेटा ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? आज ब्राह्मण का भोज क्यों हो रहा है? माँ, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो, और ये ब्राह्मण भोज आपके जन्मदिन की खुशी में है। आपको और कुछ करना पसंद नहीं है तो सोचा यही कर लूं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं बेटा, बहुत अच्छा लगा, सबसे ज्यादा ये देखकर कि तुझे मेरा जन्मदिन याद है और तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। माँ, मैंने ये सब कुछ किया जरूर है, लेकिन आइडिया आपकी बहू का है और इसी ने मुझे आपका जन्मदिन याद दिलाया है। अच्छा ठीक है, तुम करो या बहू करे एक ही बात है। अब तू जा, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ माँ, सही कहा, मैं चलता हूँ, रात को मिलता हूँ। इतना कहकर राजेश अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। भावना भी बिना कुछ बोले घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद काजल अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद अपने सारे काम खत्म करने के बाद काजल हॉल में बैठी मेहंदी की किताब को देख रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन पार्वती वहाँ आकर कहती है, बहू तेरी सास कहाँ गई? मुझे उससे कुछ काम था। बहू मुझे तेरी सास के साथ पार्लर जाना था मेहंदी लगवाने। मुझे अपनी भतीजी की शादी में जाना है। तेरी सास को बहुत अच्छी पार्लर वाली के बारे में जानकारी है, इसलिए आई थी। मुझे अभी थोड़ी देर में निकलना है। लगता है आज मुझे मेहंदी लगाए बिना ही जाना पड़ेगा। बहू मुझे अच्छी मेहंदी लगानी है, शादी में जाना है। अगर ऐसी बात है तो लगा दे, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पार्वती के कहने पर काजल उसे मेहंदी लगाना शुरू करती है। तभी उसकी सास भावना अपने घर वापस आती है और पार्वती को अपने घर में देखकर कहती है, पार्वती तू यहाँ क्या कर रही है मेरी इस गूंगी बहू के साथ? भावना तेरी बहू गूंगी जरूर है। तेरी बहू की जुबान भले ही ना चले, लेकिन उसके हाथों में कमाल का हुनर है। देख इतनी जल्दी मुझे कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। तेरी बहू में कोई कमी नहीं है, इसलिए तेरे बोल इतने निकल रहे हैं। जब तेरी बहू भी गूंगी होती ना, तब पता चलता तुझे। भावना मेरी बहू बोलने के सिवा कोई काम ही नहीं करती, लेकिन तेरी बहू केवल बोल नहीं सकती, बाकी सारे गुण हैं। और इसके ना बोलने से तेरा कौन सा काम रुक जाता है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ तेरी बहू से। तेरी गूंगी बहू की मेहंदी ने तो आज कमाल ही कर दिया। ठीक है, अब तेरा काम हो गया तो तू जा। काम हो नहीं गया, काम बहुत अच्छे से हो गया। इतना कहकर पार्वती बड़ी खुशी से वहाँ से चली जाती है और काजल की मेहंदी को पूरे मोहल्ले में दिखाती है। जिसके बाद आए दिन कोई न कोई काजल से मेहंदी लगवाने के लिए उसके घर आता ही रहता, जिससे भावना बहुत परेशान थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन राजेश ऑफिस से घर आता है और अपने घर में बहुत सारी औरतों को देखकर वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? इतनी सारी औरतों ने काजल को घेर क्यों रखा है? बेटा ये सब मेरी गूंगी बहू की मेहंदी का कमाल है।
तू मुझसे क्या पूछ रहा है? मैं खुद परेशान हो गई हूँ अपनी गूंगी बहू की मेहंदी से। माँ मैं कुछ समझा नहीं, अब बोलना क्या चाहती हो? अरे बेटा, एक दिन तेरी पड़ोस की पार्वती आंटी आकर बहू से मेहंदी लगवा कर गई। उन्होंने ही पूरे मोहल्ले में फैला दिया कि मेरी बहू बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तब से ये लाइन खत्म ही नहीं हो रही। मुझे तो पता ही नहीं था बहू को इतनी अच्छी मेहंदी लगाने आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ, इसी बहाने काजल का भी दिल लगा रहेगा और उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। दूसरा, तेरी बीवी सबको फ्री में ही मेहंदी लगाती रहती है, ये नहीं कि कुछ पैसे ले ले। कम से कम कुछ कमाई तो होगी। अगर ऐसी बात है माँ, तो क्यों ना हम काजल को कहीं अच्छे पार्लर में जॉब पर लगवा दें, एक मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पर। बेटा तू क्यों भूल रहा है, तेरी बीवी गूंगी है, वो बाहर कैसे बात करने जाएगी पार्लर में? माँ मेहंदी हाथों से लगानी है, मुंह से नहीं। और रही बात करने की, तो वो मैं कर लूँगा। इसी बहाने घर में 2 तरह से इनकम आ जाएगी। कर, तुझे जो करना है वो कर। राजेश काजल के हुनर को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे से पार्लर में बात करके काजल की एक बतौर मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पर जॉब लगवाता है, जिससे काजल का मेहंदी का शौक तो पूरा होता ही है, साथ ही घर में पैसे भी आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ काजल की मेहंदी उसके मोहल्ले से लेकर आसपास के मोहल्लों में भी फेमस हो जाती है, जिसके कारण दूर दूर से लोग मेहंदी लगवाने काजल के पास आने लगते हैं। काजल अपनी सारी कमाई लेकर अपनी सास को देती है। धीरे धीरे घर की जरूरतों में भी पूर्ति होने लगती है। ये देखकर भावना को कहीं न कहीं अपने मन में बहुत खुशी होती है। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद एक दिन फिर भावना की पड़ोसन पार्वती उसके घर आकर कहती है, क्यों भावना, अब तो तू खुश है ना? अपनी बहू को देख, तेरी गूंगी बहू की मेहंदी आज कितनी दूर दूर तक छाई है। न जाने कहां कहां से लोग उसके पास आते हैं मेहंदी लगवाने। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पार्वती। शायद मैंने ही अपनी बहू की कमी के आगे उसके गुणों या उसके हुनर को देखने की कोशिश ही नहीं की, जिसे तुमने देखा। सच में तुमने ये बिल्कुल सही कहा। मेरी गूंगी बहू की मेहंदी तो आज सच में छा गई। गुंजा और शीतल दोनों सगी बहनें थी और दोनों के बीच में तो बहुत प्यार था, जैसे कि मानो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे वक्त करवट लेता है और दोनों बड़ी होती हैं। गुंजा जहां व्यवहार में थोड़ी लालची और पैसों को ऊपर रखने वालों में से थी, तो वहीं शीतल स्वभाव से भी शीतल थी और उसे पैसों से ज्यादा बड़ा दर्जा अपने परिवार को देना अच्छा लगता था। उनके पिता कौशल उनके लिए उचित वर की तलाश में लग जाते हैं। एक दिन कौशल उन दोनों के कमरे में आकर उनसे कहते हैं, बच्चों, मैंने तुम दोनों के लिए उचित लड़कों की तलाश कर ली है और गुंजा के लिए जो लड़का मैंने देखा है वो गांव का एक ठेकेदार है और शीतल के लिए जो लड़का देखा है वो शहर में नौकरी करता है और उसका अपना मकान भी है। वाह पिताजी, आप शीतल से ज्यादा प्यार करते हैं, ये बात बता क्यों नहीं देते? मेरी बच्ची, मैं तो दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरे लिए तो तुम दोनों मेरी दोनों आंखें हो। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। अगर आप दोनों से बराबर प्यार करते तो मुझे गांव में ना बिठाते, ताकि मैं बकरी चराऊं, गोबर उठाऊं, और शीतल को आप शहर भेज रहे हैं जहां जाकर वो राज करे। तो ये भेदभाव नहीं हुआ? दीदी, आप गलत सोच रही हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो गांव वाले लड़के से मैं शादी कर लेती हूँ, आप शहर वाले लड़के से शादी कर लो। पर बेटी, वो लड़का मैंने तेरे लिए चुना था। ये तुम्हारे रिश्ते हैं, कोई गुड्डा गुड़िया नहीं जो तुम आपस में बदल रही हो। पिताजी, तभी तो ये गुड्डे गुड़िया की नहीं, जिंदगी का सवाल है। अब दीदी को जिससे शादी करनी है आप करवा दो, मैं दूसरे लड़के से शादी कर लूंगी। अब मैं उससे शादी करूं या मेरी बहन, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब किस्मत का खेल है ना। कौशल शीतल की बात मान जाता है, जिसके बाद शीतल की शादी गांव में संजीव नाम के लड़के से हो जाती है और गुंजा की शादी शहर में अशोक नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन किस्मत के रंग तो निराले होते हैं और ये वही करती है जो हम सब ने कभी सोचा नहीं होता। शादी के बाद गुंजा को पता चलता है कि उसके पति का घर लोन पर है और उसकी नौकरी भी चली जाती है और उसके पास जो गाड़ी है वो भी सेकंड हैंड है, जिस वजह से वो उसे एक दिन सुनाते हुए कहती है, अरे मेरा खर्चा उठाना सबके बस की बात नहीं है।
मुझे क्यों बिहा कर लाए हो? और तुमने मेरे माँ बाप को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा खुद का घर नहीं है, लोन पर है? अब तुम्हारी नौकरी भी चली गई, हमारा गुजारा कैसे होगा? काश मैं अपने बाप की बात मानकर उस गांव वाले से शादी कर लेती तो खुश रहती। हाँ ठीक है तो कर लेती ना, शायद मेरी किस्मत चमक जाती। तुम ही मनूस हो, तुम्हारे आते ही मेरी नौकरी चली गई। इतना कहकर अशोक अपनी गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है और रैश ड्राइविंग की वजह से उसकी गाड़ी एक पुल से टकरा जाती है और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। जिसके बाद गूंजा के पास बस 2 रास्ते थे, या तो वो अपने पिता के पास लौट आए या अकेली रहे। जिसके बाद वो तीसरा ही रास्ता चुनती है और अपनी बहन के ससुराल उसके गांव जाकर उसके आगे रोते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहन, अपनी इस अभागी बहन को थोड़ा सहारा दे दे। मैं कैसे इस जालिम दुनिया में रहूंगी? पिताजी भी इतने गरीब हैं, मुझे रखने को मना कर दिया। अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है शीतल। कोई बात नहीं दीदी, आप जब तक चाहो मेरे साथ यहाँ रह सकती हो, आप फिक्र मत करो। इतना कहकर शीतल गूंजा को अपने ससुराल में स्वीकार लेती है। जिसके बाद गूंजा को शीतल की चमकती किस्मत देखकर बहुत जलन होती है और वो ईर्ष्या में अंधी होने लगती है। इस तरह एक दिन वो अपनी बहन से पूछती है, तेरे पति के पास तो बहुत पैसा है, वो तुझे बहुत खुश रखता है, लेकिन तू तो जानती है ना कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ पर मक्खी भी होती है। हो ना हो, तेरे पति का भी कोई दुश्मन जरूर होगा, उसके बारे में बता। जिसके बाद शीतल गूंजा को अपना समझकर जसवंत ठाकुर के बारे में बताती है, जो शीतल के पति की जमीन को हथियाना चाहता था और जो उसका खुद का ताऊ था। उसके बारे में जानकर गूंजा मन में कहती है, अगर मैं खुश नहीं हूँ शीतल, तो तुझे भी कोई हक नहीं है खुश और सुहागन रहने का। मैं तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगी और अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। इतना कहकर गूंजा जसवंत ठाकुर के पास जाती है और उसे देखकर वो कहता है, क्या बात है छोरी, कहाँ चली आ रही है? तू तो संजीव की मेहमान है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुझे किसी ने रोका क्यों नहीं? रोका हुजूर, पर मैं नहीं मानी। आप बोलो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक सौदा करने आई हूँ, सुन तो लो। सौदा? कैसा सौदा? छोरी, ये शहरी लोगों की तरह पहेलियां मत बना, सीधा बता कि क्या कहना चाहती है। मेरी बहन के पति का सौदा। मैं जानती हूँ आपकी आपके भतीजे संजीव से जरा नहीं बनती। सौदा ये है कि कल वो काली के मंदिर जाएगा और उस समय आप उसका अपहरण कर लेना और उससे जबरदस्ती उसकी जमीन के कागज पर अंगूठा लगवा लेना और फिर उसे मौत के घाट उतार देना। तेरी राय तो अच्छी है छोरी, लेकिन ये सब करके तुझे क्या मिलेगा? सुकून हुजूर। जब मैं खुश नहीं हूँ तो मेरी बहन खुश कैसे रह सकती है? तभी तो अपनी बहन के पति का सौदा करने आई हूँ। जिसके बाद गूंजा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन संजीव के मंदिर निकलते ही गूंजा जसवंत को कॉल करके सब बता देती है। जिसके बाद शाम होने तक भी जब संजीव घर वापस नहीं आता तो शीतल गूंजा से बोलती है, दीदी पता नहीं क्या हुआ है, वो अब तक घर नहीं आए और उनका नंबर भी बंद है। वो ठीक तो होंगे ना? अरे वो ठीक ही होंगे, तू चिंता मत कर, आ जाएंगे। वैसे उनको क्या होगा, शायद उनका मोबाइल बंद हो गया होगा, तू बेकार ही चिंता कर रही है। तभी वहाँ एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर गूंजा के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ठीक तो होगा ही, मेरे होते हुए मेरे भतीजे का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, और एक बहन के पति का सौदा करने वाली औरत तो बिल्कुल भी नहीं। जसवंत सबके बीच संजीव के साथ सबके सामने आता है और गूंजा को एक थप्पड़ लगाकर गूंजा से कहता है, छोरी तन्ने की लगा, तू कल की छोरी मारे गांव में आके मने मेरे ही भतीजे को मारने को कहेगी और मैं चुप रहूंगा। छोरी, माना कि जसवंत को जमीन का लालच है, लेकिन जसवंत ठाकुर ने अपना ईमान आज तक को नहीं बेचा। ये मैं क्या सुन रही हूँ दीदी? आपने मेरे पति को मारने के लिए मेरे ताऊ ससुर से बात की थी। नहीं शीतल, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अरे छोरी, झूठ बोलेगी तो इसी गांव में जिंदा जला दी जाएगी। सच बता अपनी बहन को कि तो उसके पति का ही सौदा करने मेरे पास आई थी। जसवंत के डर से गूंजा को अपनी सच्चाई कबूल करनी पड़ती है
जिसके बाद वो सबके आगे कहती है, मुझे माफ कर दे शीतल, मैंने ही अपनी बहन के पति का सौदा जसवंत से किया था। मेरे मन में ईर्ष्या आ गई थी और जब मैं खुश नहीं थी तो तू खुश कैसे रह सकती थी। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं दीदी, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। पिताजी ने आपके लिए संजीव जी को चुना, पर आपने लालच में आकर जीजा जी से शादी की और जब उनका आर्थिक हाल जाना तो उनको समझने की जगह, उनका साथ देने की जगह आपने उनको कोसा। और उनके मरने के बाद जब मैंने आपको सहारा दिया तो आपने मेरे पति की भी जान लेनी चाहिए। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। गुंजा की बात सुनकर शीतल की आंखें खुलती है कि जरूरी नहीं हर सगा अपना ही हो, सगे और अपने में फर्क होता है। जिसके बाद वो गुंजा की एक नहीं सुनती और उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। और गुंजा की सच्चाई जानकर कौशल भी उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है और गुंजा को आजीवन दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।